2014 में जब नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के न्यू पीएम बने थे, तब सबको यही बताया गया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और कई जुमलों, मेरा मतलब है कि कई वादों के साथ एक वादा ये भी था कि हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे और मेक इन इंडिया के चलते इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। लेकिन जब मेक इन इंडिया का लोगो ही खुद सारा बाहर से बना है, तो मेक इन इंडिया का ही चलेगा बे। और रही बात बॉयकॉट चाइना की, तो आप में से ही न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो रेडमी, ओप्पो या वीवो के फोन्स पे ये वीडियो देख रहे होंगे। इन शॉर्ट, मेक इन इंडिया, बॉयकॉट चाइना और हमारा विश्वगुरु बनने का सपना धरा का धरा ही रह गया। लेकिन एक देश ऐसा जरूर है जो ना सिर्फ फ्यूचर में विश्वगुरु बन सकता है, बल्कि प्रेजेंट में भी वो काम कर रहा है जो यूएस जैसे कंट्रीज भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चाइना की। आज चाइना कितना एडवांस है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कहाँ एक टाइम था जब चाइना में कम्युनिस्ट रूल था और वहां पर करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी फैमिन्स की वजह से। लेकिन आज का चाइना बिल्कुल अलग है। आज चाइना वर्ल्ड को लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एआई, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाई स्पीड रेल एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये सब हुआ कैसे और क्या चाइना दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तब दो सुपर पावर कंट्रीज सामने आए थे। एक था यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। और फिर दोनों के बीच कई सालों तक वर्ल्ड वॉर चलता रहा। इस टाइम तक किसी को नहीं लगा था कि चाइना भी एक सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि चाइना में मोस्टली खेती ही होती थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे चाइना भी आगे बढ़ा। और माओ जेडुंग के मरने के बाद उनके नेक्स्ट लीडर बने डेंग शाओपिंग। और उन्होंने काफी बड़े कदम लिए चाइनीज इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए। जहां पहले चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, अब वहां पर फॉरेन कंपनीज आने लगी और बिजनेस बढ़ने लगा। फिर 90s में डॉट कॉम बबल के चलते चाइना में काफी डेवलपमेंट भी हुई। इसी डेवलपमेंट में अलीबाबा का जन्म भी हुआ, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनी। धीरे धीरे चाइना बहुत सी चीजों को मैन्युफैक्चर भी करने लगा। और क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में होती थी, तो बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग करवाई। इसकी वजह से चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से लोगों को जॉब्स मिली, लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया और चाइना ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। बहुत से लोग जो पहले गांव में रहते थे, वो अब बड़े बड़े शहरों में रहने लगे। बोले तो सभी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद दिसंबर 2001 में चाइना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। इससे उसको बहुत फायदा होता है, लेकिन बाकी कंट्रीज को नुकसान, क्योंकि जहां भर भर के चाइनीज लोगों को जॉब्स मिल रही थी, वहीं बहुत से कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पूरी तरह से बर्बाद हो रहे थे। क्योंकि जब चाइना में सस्ते से सस्ते दामों पर कोई भी चीज बन सकती है, तो फिर कोई कहीं और क्यों ही जाएगा। लेकिन चाइना इतने सस्ते में इसलिए मैन्युफैक्चर कर पा रहा था क्योंकि जहां बाकी की कंट्रीज लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, बोले तो एनवायरमेंटल लॉज को मान रहे थे, अपने वर्कर्स को एक सही मिनिमम वेज दे रहे थे, वहीं चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना मर्जी आए उतना एनवायरमेंट की मापन एक करो या वर्कर्स को कम से कम सैलरी पे ज्यादा से ज्यादा काम करा लो, बस मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ चाइना के पास और भी एडवांटेजेस थे, जैसे कि चाइना की करेंसी डीवैल्यूड थी एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, और चाइनीज गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडीज भी दे दी थी। अब ऐसे में कौन ही कम्पीट कर पाएगा चाइना से। अब इसके चलते चाइना तो बहुत पावरफुल हो गया, वहीं बाकी की कंट्रीज काफी कमजोर हो गए। और अब यही चीज काफी भारी पड़ रही है बाकी की कंट्रीज पर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो एडवांटेज मिल गया उनको, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में चाइना सुपर पावर बनने की कगार पर है। वैसे एज ऑफ नाउ चाइना इजंट अ सुपर पावर, लेकिन अगर कोई ऐसा कंट्री है जो यूएस के बाद वर्ल्ड का अगला सुपर पावर बन सकता है, तो वो चाइना ही है, क्योंकि आज वो हर एस्पेक्ट में लीड कर रहा है। जैसे कि अगर हम एआई की बात करें, तो फिर जहां यूएस में ओपन एआई जैसी कंपनीज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लगा कर चैट जीपीटी बनाई, वहीं पर चाइना ने सस्ते में डीपसीक निकाल दिया और उसके आते ही यूएस स्टॉक्स को कलेक्टिवली $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ था। लेकिन चाइना सिर्फ एआई में आगे नहीं है। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, मतलब चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी, तो ऐसा कोई कंट्री है ही नहीं जो चाइना की कैपेसिटी को मैच भी कर ले। उससे कम्पीट करना तो बहुत दूर की बात है। डिटेल्स में ना जाते हुए बस इतना समझ लें कि अगर एक तरफ चाइना हो और एक तरफ पूरी दुनिया, तो भी चाइना ही जीतेगा। अगर हम चाइना की आर्मी की बात करें, तो यूएस के बाद सबसे केपेबल आर्मी उन्हीं की है। और तो बहुत से लोगों को लगता था कि यूएस के बाद रशिया की आर्मी सबसे अच्छी है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो उनकी मट्टी पलीत हुई है, उसे देखकर पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप मानोगे नहीं, लेकिन कुछ मामलों में तो चाइनीज आर्मी यूएस आर्मी से भी बेटर है। आफ्टर ऑल, अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट लॉन्च किया। कहाँ चाइना फाइटर जेट और ड्रोन्स बना रहा है, वहीं इंडिया का यूथ अगर कुछ करने की सोचता भी है तो ये आ जाते हैं। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाइए।
अगर हाई स्पीड रेल की बात हो तो फिर शायद ही कोई कंट्री ऐसा होगा जिसने इतना फास्ट और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ हाई स्पीड रेल तक लिमिटेड हैं, क्योंकि चाइना के पास स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट्स हैं। और हाल ही में चाइना ने 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन भी अनवेल की। और अगर हम उनके शहरों की बात करें तब तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, क्योंकि उनके शहर इतने हाईटेक और एडवांस हैं कि आपको लगेगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप शायद 25th या 30th फ्लोर पर होंगे। सो यू सी, कहाँ इंडिया में बात हुई थी स्मार्ट सिटीज बनाने की, लेकिन वहीं चाइना ने देखते ही देखते स्मार्ट सिटीज बना दिए, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे। और इंडिया के तो नॉर्मल सिटीज भी ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि कहीं रोड खराब है, कहीं लाइट नहीं आ रही, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं पर ट्रैफिक बहुत है और कहीं पर पोल्यूशन। अब अगर पोल्यूशन की बात हो रही है तो हमें इस पर भी बात करनी होगी कि कैसे इंडिया के बहुत से शहरों में अच्छा खासा पोल्यूशन है और अब तो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले पॉपुलर हेल्थ एंड लॉन्जेविटी एक्सपर्ट ब्रायन जॉनसन इंडिया आए थे निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट करने, तब वो बीच में ही उठकर चले गए, क्योंकि इंडिया की एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड थी। लेकिन यही सेम प्रॉब्लम तो चाइना में भी थी, वो भी आज से 10 साल पहले। लेकिन चाइना ने इस इशू की सीरियसनेस को समझा, इसको एक प्रायोरिटी बनाया और आज चाइना में पॉपुलेशन ना के बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए BRI बोले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया इन 2013, जो कि बहुत से कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कई सालों में कंप्लीट होगा और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक सुपर पावर कंट्री ही परस्यू कर सकता है या एक एस्पायरिंग सुपर पावर, और चाइना ये करके अपने आप को एज अ सुपर पावर स्टैब्लिश करना चाहता है। वहीं अगर आप इंडिया की हालत देखो तो दूसरे कंट्रीज छोड़ो, यहाँ तो खुद के ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते, और बिहार जैसे स्टेट्स में अगर पूरे भी होते हैं तो वो चोरी हो जाते हैं। इंडिया इज ट्रूली नॉट फॉर बिगनर्स। लेकिन चाइना दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जहां फ्लाइंग टैक्सीज उड़ने लगी हैं, और कहां गोवा जैसे स्टेट्स में ओला उबर भी ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर एक टैक्सी माफिया है। और चाइना में ट्रैफिक को कम करने के लिए ऑटोमेटेड लेन चेंजेस भी होते हैं, जो खुद चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। यहाँ तो लेन्स हैं ही नहीं, और अगर होंगी भी तो कोई उसको मानता ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि चाइना एकदम परफेक्ट कंट्री है, क्योंकि वहां पर भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सीरियस हैं। जैसे कि चाइना की कोलैप्सिंग पॉपुलेशन। अभी चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बाय द ईयर 2100 चाइना की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी और सिर्फ 70 करोड़ ही रह जाएगी। और अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वहां भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां एक टाइम पर चाइना में खूब डेवलपमेंट हो रही थी, वहीं आज उनका रियल एस्टेट मार्केट एकदम ठंडा पड़ा है। और कुछ कंपनीज के बैंकरप्ट होने से चाइना की हालत बिल्कुल खराब है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बहुत से अपार्टमेंट्स तो बना दिए, लेकिन वो सब खाली पड़े हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वहां की सरकार जो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि चाइना में आपको हर वक्त मॉनिटर किया जाता है CCTV कैमरास के जरिए। अगर आपने कभी कुछ बोल दिया तो फिर पुलिस आपको तुरंत पकड़ लेगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, बस गलती ये हो गई कि वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और उन्होंने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर दी। बस फिर क्या था, चाइनीज गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन स्टूडेंट्स के घर पर पुलिस भेज दी। वहीं एक स्टूडेंट को तो यूनिवर्सिटी से सस्पेंड ही करवा दिया उसकी आवाज दबाने के लिए, वो भी तब जब उसके ग्रेजुएशन को सिर्फ 6 महीने ही रह गए थे। तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक मैसेज एकदम क्लियर है कि चाहे तुम चाइना में हो या फिर चाइना के बाहर, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और अगर तुमने क्रिटिसाइज किया तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट तुम्हारा मोमो बनाने में देर नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान हैं वहां की सरकार से, क्योंकि चाइना में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। अगर आपने कुछ भी बोला तो आप पेले जाओगे, ठीक जैसे कि जैक मा पेले गए थे, जो कि चाइना के वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बस एक बार उन्होंने कुछ कह दिया, फिर क्या था, चाइनीज गवर्नमेंट की नजर उन पर पड़ गई और भाई साहब अंडरग्राउंड हो गए। फिर जब बवाल मचा तो पता लगा कि वो जिंदा तो हैं, बस अब वो चुपचाप रहते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। इसीलिए चाइना इतना बदनाम है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छा पैसा कमा लेता है तो वो देश छोड़ के बाहर चला जाता है। लेकिन इसमें तो हमारी सरकार भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जहां MLA या MP खुलकर पूरी आजादी से हेट स्पीच देते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, वहीं पर अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कॉमेडियन कुछ बोल दे तो सरकार तुरंत हरकत में आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और इसीलिए लाखों इंडियंस भी हर साल देश छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चाइना कल ही सुपर पावर बन जाएगा और US को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन अगर कोई US की जगह ले सकता है तो चाइना ही है। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि द 20th सेंचुरी वॉज द अमेरिकन सेंचुरी, क्योंकि उसी सेंचुरी में US ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता और फिर USSR को हरा के दुनिया का एक लौता सुपर पावर बन गया। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि द 21st सेंचुरी विल बी द चाइनीज सेंचुरी। अब इस सेंचुरी में तो अभी काफी साल बाकी हैं, लेकिन US प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप ने जो इज्जत का फालूदा करवाया है बाकी देशों से टैरिफ खेलकर, उससे तो यूएस ही बैकफुट पर है। क्योंकि यूएस के जितने भी एलाइज थे जैसे कि कनाडा, मेक्सिको, यूके, ईयू, उन सबसे तो अब यूएस की बन नहीं रही। और जब यूएस ने बाकी कंट्रीज पर टैरिफ लगाए तो जहां इंडिया जैसे कंट्रीज दुम दबाकर बैठ गए और बदले में कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा पाए, वहीं चाइना ने यूएस को लाल आंख दिखाते हुए पेल कर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। और यही नहीं, चाइना ने स्टेटमेंट भी दी दैट दे वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ वॉर। तो ये होता है कंट्री कि जंग होती है तो हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इंडिया सिर्फ एस जयशंकर के लाल आंख वाले एडिट्स बनाने में लगा हुआ है। अब अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएं तो एक बात तो तय है कि चाइना एक एस्पायरिंग सुपर पावर है और आज नहीं तो कल वो दुनिया का दूसरा सुपर पावर बनेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर से लेकर एआई तक चाइना ने बहुत लंबा सफर तय किया है और वो आगे भी करेगा। तो हमारी एडवाइस तो यही है कि आप चाइना को हल्के में ना लें, क्योंकि वो ब्लफ नहीं कर रहा है। और अगर किसी को हल्के में लेना ही है तो इंडिया को ले लें, क्योंकि यहाँ तो हालत एक्चुअली में बहुत खराब है, चाहे आप मानो या फिर ना मानो।